हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास जो बीसीए है भाई, बीसीए में हमारे पास जो उसका एक चैप्टर है हमारे पास। देखो भाई, बीसीए में ना तुमने प्लेलिस्ट वगैरह देख ली होगी कि कौन सी प्लेलिस्ट है, ठीक। उसके बाद जो तुम्हारे पास बुक है वो बुक भी चेक करिए, तुम्हारे सेमेस्टर फर्स्ट में है, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो अगर बात करते हैं, जो चैप्टर हमारे पास है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो हमें पहले पता होना चाहिए भाई कि नेचर का मतलब क्या है। नेचर को नॉर्मल बोल सकते हैं टाइप, ठीक है। हिंदी में इसको बोले, इसको प्रकार, इसका प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचर का मतलब कि इसमें टाइप है और उसमें जो जितने बिजनेस है उसमें क्या क्या स्कोप है, मतलब कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस बिजनेस को चालू करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए होता है, ठीक। तो हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, ठीक है। बिजनेस में अगर जितनी भी एक्टिविटी होती है, कितने टाइप से एक्टिविटी होती है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं, जो इसमें पहला टॉपिक है उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। कि भाई जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। नॉर्मली बोले तो जो मेरे पास ह्यूमन एक्टिविटी है दो पार्ट में होती है। पहली मेरे पास है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले समझो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पास वो सारी की सारी एक्टिविटी है विच इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो हम सिंपली बोलेंगे ऑल दोस एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो नेक्स्ट मेरे पास है जो इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई देखो, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऐसी एक्टिविटी होती है विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, ठीक है। मान लो कोई सा लव हो गया, अफेक्शन हो गया, कोई सा भी रिलेशन हो गया, इन सब में हम क्या बोलते हैं, इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात बोले ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी से तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले मेरे पास बिजनेस, दूसरे मेरे पास प्रोफेशन, तीसरा मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट। अगर बात करते हैं भाई बिजनेस क्या होता है, नॉर्मली किसी भी सामान का खरीदना बेचना जो मेरे पास होता है, ठीक, उसका मैन्युफैक्चर करना, इन सब को हम बोलते हैं बिजनेस, ठीक। दूसरा मेरे पास है प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन क्या होता है कि मान लो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, जज है, ठीक, ये सब का इनका प्रोफेशन है, ठीक। अगली बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी भी एक जने के पास जाके वहां पे जॉब करना, ठीक है। अब सुनो, तो भाई सिंपल सी भाषा बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है। पहले हम बात करते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि दीज आर द एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन करते हैं बीइंग ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। भाई कोई भी लव एंड अफेक्शन होता है, कोई सा भी सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक रिश्ता जो होता है, ठीक है। फिर मेरे पास है रिलीजियस ऑब्लिगेशन, कोई सा धार्मिक रिश्ता हो सकता है, या फिर मान लो कोई सा फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई मान लो कि शारीरिक तरीके से हो सकता है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। फिर अगर अगली बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो दीज आर एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन। भाई इसको भी ह्यूमन करते हैं फॉर अर्निंग मनी। और क्यों करते हैं इसको भाई, मनी को अर्न करने के लिए और लेवहुल्ड, ठीक है, और भाई खुद को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन। इसमें देखो प्रोडक्शन होता है मतलब कि किसी भी सामान का उत्पादन करना, जैसे मान लो कि खेती वगैरह करना, ठीक है। फिर मान लो कोई सी कार मैन्युफैक्चर कर देना, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब एक सामान दिया, उसके बदले दूसरा सामान हमने ले लिया। वो पैसा भी हो सकता है, मैं किसी को पैसा देता हूँ, ठीक है, और पैसे के बदले क्या मेरे को उसके बदले कुछ ना कुछ देगा, ठीक है, जो सामान मैं चाहता हूँ। अगला मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो सामान बन चुका है ना, उससे जो भी पैसे कमाए गए हैं उसका वो पैसे किस किस में बटेंगे। भाई मेरे पास चार फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है लैंड, दूसरा पास है लेबर, ठीक है, फिर पास है कैपिटल, और फिर जाके जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है। ये चार फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। इन सब में मेरे पास क्या है, जो भी चीजें सारी सारी बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसका एक्चुअल मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मेरे पास भाई कि डॉक्टर वर्किंग इन द हॉस्पिटल। भाई डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन डॉक्टर अपने बेटे का ध्यान रख रहा है, इसको बोल देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला मेरे पास है एक तो इसमें जो टीचर वर्किंग इन स्कूल, जो टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या भाई, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको बोल देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो भाई इसके तीन टाइप होते हैं, पहले पास बिजनेस है, फिर मेरे पास प्रोफेशन, तीसरे पास है एम्प्लॉयमेंट। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो एनी एक्टिविटी कैरिड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब क्या भाई कि कोई सी भी एक्टिविटी
जिसका हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। उसमें क्या बोलते हैं भाई, बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें वही कह रहे कि दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज अचीव बाय प्रोडक्शन, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स। भाई समझो वांट सेटिस्फाइंग गुड्स क्या होता है। वांट सेटिस्फाइंग गुड्स का मतलब ऐसी चीज जो हमारी इच्छा को संतुष्ट कर दे। जैसे मान के चलो कि भाई मैं अगर यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, मार्केट मैंने कोई सा भी सामान खरीदा, मैं सिर्फ ऐसा ही सामान को खरीदूंगा जो मेरी इच्छा को संतुष्ट करे, ठीक है। मैं ऐसे किसी भी सामान को नहीं खरीदूंगा जिससे जो क्या मेरी इच्छा को संतुष्ट ना करती हो, ठीक है। तो और सर्विस भी ऐसे ही लूंगा जिससे मेरी क्या इच्छा संतुष्ट हो जाए। फिर अगली बात करते हैं प्रोफेशन क्या होता है भाई, तो एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, ठीक है। उसमें क्या कुछ कुछ पर्सनलाइज सर्विस, जिसमें डॉक्टर हो गया, ठीक है, सीईओ हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, इन ये सब क्या है भाई एक तरीके से मान लो प्रोफेशन में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट। तो एनी एक्टिविटी असाइन टू अ पर्सन बाय द एम्प्लॉयर अंडर एन एग्रीमेंट और रूल ऑफ सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, वो जो नौकरी देता है, उसने किसी को नौकरी दी, ठीक है, अब उसके बदले वो क्या चाहेगा। देखो अगर कोई भी इंसान किसी को नौकरी दे रहा है, उसके बदले एक ही चीज चाहेगा कि भाई जो उसको काम मिला है वो काम करे, ठीक है। मान लो कि मैं किसी को नौकरी पर रखता हूँ, तो वो हो जाएगा एम्प्लॉई, ठीक है, और जो मैं हो जाऊंगा एम्प्लॉयर, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगली बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस। भाई पहले बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मली बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहला मेरे पास भाई कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर हम बिजनेस चला रहे हैं ना, उसमें क्या गुड्स और सर्विस की डील होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। हम सिंपल बोले देयर शुड बी रेगुलर डीलिंग इन बिजनेस। अगर कभी ऐसा होता है कि ये मैं ऐसा बोलूं, मैंने पूरे साल में क्या किया, एक ना स्कूटर था मेरे पास, उसको बेच दिया, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक। लेकिन मेरा काम है भाई पुराना स्कूटर खरीद के बेचना, बार बार ये काम कर रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, देखो करिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज है मेरे पास, ठीक। तो बिजनेस डील विद द गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स। भाई समझो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, ठीक है, जो इंसान की एक तरीके से मान लो इच्छा को एक बार में संतुष्ट करते, ठीक है, डायरेक्टली संतुष्ट करते। जैसे मान लो कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है, तुमने क्या कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसने क्या किया, तुमने सीधा कोल्ड ड्रिंक ली और पी ली, वो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स सच एज स्वीट, ब्रेड, क्लोथ, शूज एटसेट्रा, ठीक है। ये मेरे पास सारे। उसके बाद करेगी उसके बाद दे में भी प्रोड्यूसर गुड्स। भाई वो प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। समझो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स मेरे पास ऐसे गुड्स हो जाते हैं जिससे वो क्या है कि आगे किसी दूसरे सामान का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर कंजप्शन। भाई जो कि क्या है, कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई प्रोडक्शन एंड या फिर और बोल सकते हैं एक्सचेंज। देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस, इसका मतलब है बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सारी बात है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास वही की प्रोडक्शन है एंड और एक्सचेंज। तो ध्यान रखना कोई सा भी बिजनेस है उसके अंदर क्या है कि प्रोडक्शन होना चाहिए या फिर गुड्स सर्विस का एक्सचेंज होना जरूरी है, वरना उसको बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। अगला मेरे पास है भाई कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। मैंने पहले वाले में बताया था, ठीक है, कि अगर हम बिजनेस करें ना तो बिजनेस डीलिंग शुड बी कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर बिजनेस की डीलिंग देखो हम ऐसा लिखेंगे कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस डीलिंग इन बिजनेस, ठीक। इफ देयर इज नो कंटिन्यूअस डीलिंग इन बिजनेस देन वी कैन नॉट से इट इज अ बिजनेस। बिजनेस में हमेशा क्या है कि सिंपल सी बात ध्यान रख के चलिए कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसका बस एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत मेरे पास ये है कि भाई जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो क्या है एक तरीके से मान लो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें जो डीलिंग है डेली बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है प्रॉफिट मोटिव। भाई उसका जो बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट का होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, ये नहीं कि समाज का भला करा, तो उसको बिजनेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात बोले, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट हो, ठीक है, कभी कभी इसमें लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं इसीलिए। तो इसमें वही मेरे पास कह रहा है कि अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। दिस इज नॉट अंडरमाइन द importance of element of service
इन बिजनेस एक्टिविटी में। देखो ध्यान रखकर चलना कि अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगला मेरे पास है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई कोई सा बिजनेस हो उसके अंदर रिस्क होता जरूर है, बिना रिस्क के कोई सा बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। भाई जो बिजनेस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नॉर्मली बोले मेरे पास है कि ऑब्जेक्टिव 3 टाइप से है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है और नेक्स्ट वर्ष का ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई पैसा कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बेसिकली बीइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक, ठीक है। सम ऑफ मेन इसमें भाई कुछ फीचर है। पहले कह रहे हैं कि अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, भाई इतना प्रॉफिट कमाना जिससे कंपनी चल पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इतना कम प्रॉफिट कमा रहे कंपनी घाटे में जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरे पास है कि एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, भाई नई नई मार्केट खोजनी चाहिए। नई मार्केट खोजने का मतलब है कि अगर कोई नया बिजनेस चालू कर सकते हैं तो उस बिजनेस को चालू किया जाए, ठीक है। तो भाई मेरे पास है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर, भाई इसमें क्या है कि नए नए कस्टमर को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। भाई देखो मेरे पास क्या है कि जो भी बिजनेस है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अगला मेरे पास है कि मेकिंग इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या भाई कि हर बार कुछ नया करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मेरे पास है एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो गुड्स एंड सर्विस है उसमें क्या है कि नई नई इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, ठीक है। सो दैट द कंज्यूमर गेट इम्प्रूव्ड एंड मोर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, भाई ताकि जो कंज्यूमर वगैरह है उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गुड्स आसानी से मिल जाए, ठीक है। अगला मेरे पास है इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो भाई कह रहे कि बिजनेस बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, भाई बिजनेस क्या है सोसाइटी का पार्ट है, तो उसको कुछ कुछ क्या है ऑब्लिगेशन, कुछ कुछ उत्तरदायित्व वगैरह सोसाइटी के लिए उसको करनी चाहिए। जैसे मान लो कि प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द कंट्री। देखो जिस कंट्री में वो बिजनेस है ना भाई वो क्या है कि उस कंट्री में उसको जॉब देनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि जो एलोन मस्क है, ठीक है। एलोन मस्क क्या कर रहा है कि उसने बोला है कि भाई मैं इंडिया के अंदर ना अपनी कार बेचना चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने बोला है कि अगर तुम इंडिया में कार बेचना चाहते हो तो तुम यहाँ पे अपना पहले प्लांट लगाओ, ठीक है। जो भी जो फैक्ट्री वगैरह उसको पहले पे सेटअप करो, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे अपना कार बेचने देंगे, ठीक। अब भाई वो जो एलोन मस्क हो गया मना कर रहा है, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, पहले मैं जो क्या है कि चीन में जाके, ठीक है, जो चाइना है चीन में वहां पे जाके अपने फैक्ट्री में बनाऊंगा, वहां से एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करूंगा, अगर कार बिकती है तो लगाऊंगा वरना नहीं लगाऊंगा। तो मोदी ने भाई इस बात पे क्या किया, उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया। 100% टैक्स का मतलब है अगर मान लो जो वो कार है टेस्ला अगर 70 लाख की है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास है वो 70 लाख की है, तो 100% टैक्स है, इसका मतलब क्या है 1,40,00,000 रुपए की हो जाएगी वो, ठीक है। जो कार है 1,40,00,000 की बिक रही है इंडिया के अंदर, तो इसलिए क्या है अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। दूसरा मेरे पास है कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द कम्युनिटी। भाई देखो अगर ना कोई सा बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो है वो एक क्वालिटी गुड्स दे, ठीक है, यानी कि बहुत ही घटिया सामान दे रहा है तो लोग वहां के लोग क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास है कि प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। और भाई जो गुड्स वो मार्केट में बेचेंगे वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या है, ऐसा प्राइस जिसको सब अफोर्ड कर पाए, ठीक। अब मेरे पास जो फोर्थ है कह रहे कि इंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। भाई देखो अपना जिन जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया उनको एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। मान लो कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए तो साल के उसे कम से कम 40 से 50 हजार रुपए तो मिल जाए, ठीक है। फिर अगला में ऐसा है कि वॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटरिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिस। भाई देखो हमें ना अवॉइड करना चाहिए। देखो वॉइडेंस का मतलब क्या भाई, हमें नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिस है, अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी धोखाधड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए कस्टमर के साथ, ठीक। नेक्स्ट में है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। देखो अब जो भी हम सामान वगैरह प्रोड्यूस करें ना वो इस तरीके का होना चाहिए कि भाई लोगों को वो सामान क्या अच्छा लगे, ठीक है। ये नहीं कि वो ऐसा सामान बना रहे हैं जो लोगों को चाहिए ही नहीं। मान लो वो तोप गोले बना रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया मोस्टली क्या है लोग जो है जो अब तो चिकन वेजिटेरियन लेकिन वो चिकन खाते हैं, वो क्या बीफ बेच रहे हैं तो इंडिया में बिकेगा ही नहीं वो, ठीक है। अगर हम अगली बात करते हैं भाई जो मेरे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है तो हम बोलेंगे कि फेयर डील टू एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। भाई जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी दिहाड़ी मिले, ठीक है, और इंसेंटिव भी उन्हें क्या अच्छी अच्छी मिले, ठीक है। फिर दूसरा ऐसा प्रोवाइडिंग
बेटर वर्किंग कंडीशन एंड इन्वायरमेंट टू द एम्प्लॉय, भाई जो एम्प्लॉय है उनको बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ऐसे पसीने में तप तप के मारे, थोड़ा कम से कम पंखा एसी तो होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, भाई लोगों को जो जॉब दे रहे ना लोग उनसे सेटिस्फाई, यानी कि तुम 8-8 घंटे काम करा रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, सैलरी में रत्ती भर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो है भाई वो कि प्रोवाइड द एम्प्लॉयज मोर एंड मोर प्रमोशनल या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, भाई जो भी एम्प्लॉय तुम्हारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्या है तुम ना एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दो कि भाई अगर तुम वहां पास काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ क्या थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगला जो मेरे पास है उसे देखो, भाई हम बात करते हैं कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसमें ना आने के चांस होते हैं कम से कम तुम्हारे, अगर नहीं तो 6 से 8 मार्क्स तुम्हारे पक्का बचा लेते हो, ठीक है। तो अगर बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब बनता कैसे, ठीक है। जो बिजनेस है वो क्या है कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, देखो एक अकेला इंसान भी चला सकता है और बहुत सारे लोग मिलकर भी चला सकते हैं, और इसमें ना कुछ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है लाइक रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा आर टू बी फुलफिल, और ये करना बहुत जरूरी है। अगर तुम बिजनेस चालू कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन वगैरह जरूरी है। भाई प्रोफेशन की बात करते हैं, इसमें क्या है कि एक्वायर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एटसेट्रा बिकम टू द मेंबर ऑफ कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी। देखो अगर मान लो कि भाई कोई ना एमबीए कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है किसी ना किसी कॉलेज से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। मान लो कोई एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, और कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसे ना वो जिस कॉलेज से कर रहा है वहां से उसको एक तरीके से मान लो अप्रूवल अथॉरिटी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई ये इंसान हमारे पास से ट्रेनिंग वगैरह लेके गया है, बहुत बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। इसमें क्या होता है, एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है, तो एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा मेरे पास होता है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बोलता है देख तू ये काम मेरा कर दे, ठीक है, इस काम के बदले मैं तेरे को कुछ भी एक अमाउंट दे दूंगा, ठीक है। ये इस पे हाँ बोलता है, इसका काम करता है, फिर ये इसको पैसा देता है, ठीक है, ये इसके बदले उसका काम कर देता है, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, भाई इसमें कोई सी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन भाई इसमें क्या है प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन द स्पेसिफिक फील्ड आर नेसेसरी, भाई बहुत ही नेसेसरी नॉलेज चाहिए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इससे बात करते हैं इन सम केस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, भाई कभी कभार जरूरत पड़ती है लेकिन कभी कभार जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, भाई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई इसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो भाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड, एक्चुअल अमाउंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस तुम कैसा चला रहे हो, मतलब किस टाइप का बिजनेस है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक। फिर जो दूसरा मेरे पास है कि सम अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस। देखो अगर मान लो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको अगर अपना ऑफिस खोलना है, फिर मान लो कि उसे अपना हॉस्पिटल खोलना है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड चीज तो चाहिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, भाई जो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना उसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं, इसमें प्रोडक्शन होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेकिन इसमें क्या होता है पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है। मान लो किसी को अगर मान लो हेडेक है तो उसको उसकी दवाई दी जाती है। मान लो कि कोई किसी केस में फंसा है, अगर वकील की बात करो किसी केस में फंसा है उसको उस टाइप की ट्रीटमेंट देंगे, तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई, अगर इसकी बात करते हैं परफॉर्म द वर्क असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर, भाई एम्प्लॉयर ने जो काम बोला है ना वैसा ही काम करना होता है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा करता है तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट मेरा मोटिव क्या है भाई, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसका क्या है कि मानो सर्विस के थ्रू थोड़ा अपना चार्ज कमाना होता है, और इसका क्या होता है नो स्पेसिफिक मोटिव मेनली टू अर्न लाइवल, ठीक है, जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या है कि कुछ कमाने की जरूरत पड़ती है। अगली बात करें इसका रिवॉर्ड क्या होता है, अगर कोई बिजनेस करता है तो इससे प्रॉफिट मिलता है, इसमें इसको कुछ ना कुछ फीस मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है कि इसको वेजेस और सैलरी मिलती है, ठीक। अगली बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप इंटरेस्ट। ये बताओ कि हम जो अगला ये जो टॉपिक है जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर ये बता रहा है कि बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो काम चल रहा है, ठीक, मतलब कि ये जो ऑनरशिप की ट्रांसफर की बात चल रही है, ये किसी और को ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते। मान लो कि मेरा बिजनेस है, मैं इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, ये वाली बात है। तो बिजनेस के अंदर कह रहे कि बाय फॉलोइंग रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ कुछ फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हुए हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, इस अभी का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगली बात है रिस्क, भाई इसमें रिस्क ऑफ लॉस होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इनफ फी, भाई कभी कर
ऐसा होता है कि इतनी फीस मिलती ही नहीं जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें क्या ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, वो जाएगा सैलरी वेजेस को मिलेगा ही मिलेगा। भाई अगला मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते, देखो कह रहे कि हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज। देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है, जैसे मैं तुमसे ना इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक दुकान यहाँ पे है, 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 ठीक है। ऐसे इंडिया में ना बहुत सारी दुकान है, ठीक है। तो देखो एक एक, अगर मैं सिर्फ इसको बोलूं या फिर सिर्फ इसको, मतलब अगर एक एक करके सबका नाम लूं ना तो उसको बोलेंगे फर्म, ठीक है। फर्म बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। चलो मैं करूंगी सबका ना, जितने भी कंपनी है ये सारी क्या है, स्टील की कंपनी है, ठीक है। अगर स्टील की कंपनी है तो नॉर्मली बोलेंगे भाई ये क्या है, स्टील का काम करती होगी। लेकिन अगर ना थोड़ा सा और आगे आए तो हम अगर सबको एक साथ देखें ना, जितने मेरे पास है, अगर मैं सबको एक साथ बोलूँ इसको हम बोल देंगे इंडस्ट्री, ठीक है। ये वाली बात पड़ती है, ठीक। तो इंडस्ट्री का मतलब नॉर्मली होता है। तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक से सामान मिलते हैं उसको उसका यूज करके ब्रिंग देम इनटू द फॉर्म यूजफुल टू फाइनल कंजम्पशन और फर्दर यूज। देखो वो उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि यूज करने के बाद ना वो यूज करने, देखो वो इस तरीके उसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि वो यूज करने के लायक बन जाते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई अगर हम ना कच्चे लोहे की बात करें, ठीक है, वो किसी यूज का नहीं है, ठीक, लेकिन उसका हम रॉड बना दे, ठीक है, जो सड़िया वगैरह होती है वो बना दे तो उसका यूज होता है। वैसे बात करें धरती के अंदर से जो कच्चा तेल निकलता है, ठीक है, उसका नॉर्मली कोई यूज नहीं है। लेकिन उसको अगर हम सेपरेट करें, थोड़ा सा काम करें तो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, ये सब चीज के इसमें से बाहर निकलती है। अगली बात करते हैं भाई कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की है, ठीक। सबसे पहले मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कैसी कैसी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ये बिजनेस ऐसा है, ऐसा है, ठीक। तो एक मेरे पास है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो धरती के अंदर से कोई सामान निकालते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास जेनेटिक इंडस्ट्री, जो भाई किसी न किसी तरीके से मान लो किसी चीज का प्रोड्यूस करते हैं, मान लो कि मान लो कि जो गाय पालन वगैरह हो गया, ठीक है, मुर्गी फार्म हो गया, ये सब। अगला मेरे पास है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। भाई ये क्या है, कोई ना कोई सामान बनाते हैं, जैसे मान लो कि कार बना दी, ठीक है। कार के बाद मेरे पास क्या है, और भी बहुत सारी चीजें, वो सारी चीज बनाते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर दे, उसके अंदर क्या होता है ये समझो। जो कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर एक ही बात पड़ती है भाई, वो बात ये हो जाती है कि नॉर्मली देखो जैसे बिल्डिंग वगैरह बना दी, ठीक है, और रोड बना दिए, डैम्स बना दिए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगला पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जो बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, जो सिर्फ कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, मान लो कि ब्रेड हो गया, ठीक है, और बहुत सारी जितनी खाने पीने चीज ना वो सारी हो गई, ठीक। अगला बोलूंगा भाई, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री। भाई देखो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री ऐसी होती है जो मशीन वगैरह बनाती है, ठीक है, नट बोल्ट वगैरह बनाती है, ठीक है। उस देखो प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है ऐसा सामान बनाने वाली इंडस्ट्री जो किसी दूसरे सामान को बनाने में यूज होती है। जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं, एक मशीन बनाई है जो रोटी बनाती है, ठीक है, तो रोटी बनाने की मशीन वाली फैक्ट्री भी होती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पहले मेरे पास इसको बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री, दूसरा मेरे पास है लाइट इंडस्ट्री। भाई देखो जिसमें इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होती है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। और जिसमें ना, ठीक है, हजार में है या लाखों में है, उसमें क्या बोल देंगे लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, पहले मेरे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरे में से लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर ऐसा कोई सा बिजनेस है जो पूरे के पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में है, ठीक है, अगर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है तो उसको क्या बोल देंगे हम, एक ये लार्ज वाला। देखो अगर मेरे पास क्या है कि जो बिजनेस है अगर पूरे वर्ल्ड में है तो उसमें बोल देंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दूसरे की बात है स्मॉल में, भाई पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, अगर ऑपरेशन मतलब काम कहाँ पे कर रहे हैं तो पहले बोल देंगे रीजनल इंडस्ट्री, जो किसी एक मान लो कि राज्य में काम करता है, मान लो दिल्ली हो गया, सिर्फ दिल्ली में काम कर रहा है, सिर्फ हरियाणा में काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रीजनल इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा पास है नेशनल, जो पूरे एक तरीके से मान लो कि पूरे नेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है, अदर कंट्री में भी कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे देश में, सिर्फ एक स्टेट में नहीं करे, पूरे इंडिया पे कर रहे हैं। अगली बात करते हैं भाई, देखो मेरे पास क्या है कि
मल्टीनेशनल, ठीक है, जो बहुत सारे अदर कंट्री में भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, देखो इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, बस तुम्हें पढ़ लेना है, ठीक है। फिर जो अगला मेरे पास है, देखो इंडस्ट्री की सारी सारी बातें इसको देख लेना। हम बात करते हैं कॉमर्स नॉर्मली क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑल द एक्टिविटी विच एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ दिस गुड्स। देखो प्रोड्यूसर, एक मेरे पास है प्रोड्यूसर, ठीक है, दूसरा मेरे पास है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशन बनाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल मान लो कि एंड मेंटेन अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन देम कम अंडर कॉमर्स। देखो मैंने क्या बोला, कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है इनके बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, जो एक संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोड्यूसर बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में अगली बात करते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो ट्रेड इंक्लूड्स सेल्स, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, एक गुड्स को एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना या फिर किसी दूसरे जने के पास ट्रांसफर करना विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या है कि कोई काम करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड बोलते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू मेक गुड्स अवेलेबल टू दोज पर्सन हु नीड देम एंड आर विलिंग टू पे फॉर देम। देखो और जो ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि भाई उन लोगों तक सामान पहुंचाना जो इसको खरीदने के इच्छुक हैं, ठीक है। अब हम ट्रेड को अगर ना थोड़ा सा और आगे पढ़ें तो इसमें बस क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड में दो होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा मेरे पास है रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनल में क्या आ जाएगा, अगर होलसेल की बात करें, बाइंग एंड सेलिंग इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड होलसेल। भाई जब बहुत ही बड़े अमाउंट में सामान को खरीदते बेचते हैं उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड बोलते हैं। दूसरा मेरे पास है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब भी जो सामान है, ठीक है, वो छोटा मोटा करके बेचते हैं। तुम्हारे घर के पास कोई दुकानदार, ठीक है, जो तुम्हारे गली में जितने गली में हो गए, रोड पे हो गए, जितने दुकानदार होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिस रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अ पर्सन एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर, ठीक है। जो तुम्हारे गली के बाहर जो दुकानदार वगैरह है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। अगली बात करते हैं भाई एक्सटर्नल ट्रेड। तो पहले बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब है कि अदर कंट्री से सामान हमारे देश में, ठीक है। तो बाई बोल सकते हैं, इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। दूसरा मेरे पास है कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। देखो इंपोर्ट का मतलब क्या है, इन, इसको मेरे पास है ना इंपोर्ट, इंपोर्ट को तुम इन मान लो, ठीक है, मतलब अदर कंट्री से इन आएगा, अदर कंट्री से सामान मंगा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मेरे पास क्या है, दूसरी कंट्री में सामान बेच रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब वही है, ठीक है, कि आउट कर रहे हैं। अगली बात करते हैं भाई री एक्सपोर्ट। एक कंट्री से मंगाया, किसी दूसरे कंट्री में सामान बेच दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। भाई जो मेरे पास हम नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो एक्टिविटी विच फैसिलिटेट ट्रेड आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। देखो वो सारी एक्टिविटी जो कि क्या है, ट्रेड करने में हेल्प करती है, इसमें बोलते हैं एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। तो पहले वैसे भाई जिसको इसमें कुछ कुछ मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, जो एड्स टू ट्रेड करना एक मतलब और कि फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसको भी एड्स टू ट्रेड बोल देंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें भाई, सबसे पहले वैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जितने भी ये हमें पसंद है इन सब के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। दूसरा वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है भाई, नॉर्मली बस बोले तो ये तीन तरीके से होते हैं। पहले बस है कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, और ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इसमें रोड या रेल के थ्रू करते हैं। दूसरा बस है एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो एरोप्लेन की हेल्प से करते हैं। तीसरा वैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जो बोट या शिप की हेल्प से करते हैं, ठीक है। दूसरा वैसे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है भाई, नॉर्मली देयर विल बी टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देखो हमेशा ध्यान रखकर चलना, मान लो कि अगर आज सामान को बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि सामान आज ही बिक जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें मान लो कि 23 तारीख को सामान बनाया, ठीक है, ये मेरे है कि कम से कम 25 को या फिर मान लो कि 30 को कम से कम यहाँ तक सामान बिकता है, या फिर मान लो और भी टाइम लगता है। तो इनके बीच का ये जो गैप है,
ठीक है, यहाँ पे सामान को सेफ रखना होता है, उस सामान को सेफ जहाँ रखते हैं उसमें बोलते हैं वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो कह रहे कि पेरिसेबल गुड्स, भाई पेरिसेबल क्या होता है, जो खराब हो जाते हैं तुरंत ही। पेरिसेबल गुड्स लाइक मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा शुड बी प्रिजर्व वेरी केयरफुली, भाई इनका ध्यान बहुत ही ज्यादा रखा जाना चाहिए। दे गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम यूजलेस, भाई तुरंत ही खराब हो जाते हैं और एकदम एक तरह से मान लो यूजलेस हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि जो वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउसिंग रिफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय कंज्यूमर। देखो जब कंज्यूमर को इसकी जरूरत हो तब इसको अवेलेबल करा सके, ठीक है। अगली बात मेरे पास अब इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। देखो हमेशा क्या होता है कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में गुड्स को ना, गुड्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही मैं बस कह रहा कि द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉय वाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। भाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारे चांस होते हैं कि एक्सीडेंट के चक्कर में ना भाई जो सामान क्या खराब हो जाए, ठीक है। और इन स्टोरेज भी खराब होता है ड्यू टू फायर और थेफ्ट, ठीक है। या तो आग लग गई या फिर किसी ने चोरी कर लिया सामान, तो यहाँ पे सामान खराब होने के चांस होते हैं। तो इन सब चीज से बचाने के लिए हमें क्या इंश्योरेंस करवाना होता है और इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले क्लेम देती है, ठीक है। अगला बस है एडवर्टाइजिंग है। इसका मतलब भाई देखो लोगों को ना सामान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा चैनल है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कि प्रमोट कर रहा हूँ, जिस तुम वीडियो देख रहे हो ना, अगर तुम इसे अपने किसी दोस्त के पास शेयर करोगे, अभी उन्हें पता नहीं है, ठीक है, कि भाई मतलब यहाँ पे मैं पूरी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन्हें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता जाए वो और आगे करेंगे और आगे करेंगे, तो इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो भाई शेयर करना अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। तो कह रहे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंज्यूमर हैव द नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक उसे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा ना वो उसका यूज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला वैसे बैंकिंग, तो कह रहा है बैंकिंग फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखके चलना, एक जगह से सामान को दूसरी जगह भेजने के लिए रिस्क होता है पैसों का, ठीक है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें क्या है बैंकिंग की फैसिलिटी देनी होती है, ठीक है। तो भाई नॉर्मली बोलूँ तो ये हमारे पास इसका पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड होता है, ठीक है, एड्स टू ट्रेड होता है। तो एड्स टू ट्रेड, देखो ट्रेड की बात करें होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेलर। देखो इंटरनल में क्या देश के अंदर होगा, एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेलर। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर दें, इसमें क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, री एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट है क्या करते हैं भाई, बाहर सामान बेचते हैं, इंपोर्ट है बाहर सामान मंगाते हैं, ठीक है। इसमें सामान आउट जाता है, इसमें इन आता है, और इसमें किसी दूसरे देश से खरीद के किसी तीसरे देश में बेच देना, ठीक। और एड्स टू ट्रेड ने बता दिया, एक ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और एडवर्टाइजिंग है। तो ये सारे काम होते हैं भाई। अब सबसे बड़ी बात पड़ती है, ये देखो जितना मैंने करा दी ना, तुम्हें सारा ना याद करना होता है, ठीक है। तो जब तक तुम याद नहीं करोगे तो दिक्कत आ रही है। तुम्हें कम से कम हेडिंग तो याद होनी चाहिए, उसके अंदर तुम बना के लिखते हो फिर एग्जाम में। अगली बात करते भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले इन ओपिनियन ऑफ JW, जिसको सुल्ज नाम दे रखा है इसका, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी बीइंग्स, मतलब कि जो भी मानव की जरूरत है, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, वर्किंग स्पेस, अपटस एंड फाइनेंस brought together in a systematic and effective correlation to accomplish some desired objective। देखो सिंपल सी बात बोले ना कि बहुत सारी चीजों का ना, जो जिनकी चीजें मैंने ना अंडरलाइन किया, ठीक है, जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन की ना, इन सबका एक कॉम्बिनेशन किसी भी एक चीज को अचीव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तुम्हारा एक डेफिनेशन याद करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे पास क्या है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसके बारे में ना जो इसका अगला चैप्टर है इसमें बहुत डिटेल में, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसमें एक अकेला जना काम कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा बोल दो मेरे पास पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जने पार्टनर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगला मतलब कंपनी, इसमें बहुत सारे जने होते हैं, ठीक। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें ना कुछ लोग मिलके उसको चला रहे हैं। मतलब गांव में ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मिलके एक बिजनेस चला दिया, ठीक। अगला मेरे पास है देखो कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में भी कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, ठीक। अगला मेरे पास है कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई अब सबसे बड़ी बात ध्यान रख के चलिए, तो मैंने नॉर्मली करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को देखो, जहां तक पॉसिबल हो शेयर करना, ताकि जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है
ठीक है, उसको बनाने के थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक, तो सिंपली बात बोले तो इसकी जो जस्ट अगली वीडियो तभी आएगी जब उस पर कम से कम 50+ व्यू आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो तुम्हें ना जितना भी सारा सारा कर लेना है। और बात करते हैं इसके नोट्स की, तो तुम्हें करना क्या है, जो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम है, इंस्टा की आईडी एक तो मैडी मैथ क्लासेस का ही है। ठीक है, मैडी मैथ्स पे। ठीक, दूसरा जो मेरे पास है पता है ऐसा डालना मैडी मैथ क्लासेस _MMC। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। दूसरी मेरे पास एक है s.KRI2000। अगर तुम इस पे मेरे पास क्या है कि शेयर करते हो, उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर बताओगे, तुम्हें उसी पे इसकी जो पूरी PDF है वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, और तुम्हें सारा सारा याद करना है। उसके बाद इसमें ना जो भी देखो पहले क्या होगा, अभी ना जितने भी चीजें वो सारे सारे मैंने कवर कर दिए। फिर जब सारे सारे चैप्टर कवर कर दूंगा, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है, उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक तो टॉपिक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे तुम्हें मिलेंगे जब सारा सारा सिलेबस में करवा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें इसको कर लेना है। धन्यवाद।